नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल जेडी साइंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आगामी होने वाली परीक्षाओं का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आज हम इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। यदि हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने जीएस के क्वेश्चन के साथ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे सीरीज में 38 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त अभ्यास बोंगो सागर 23 और समन्वित गश्त कोरपेट का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं विशाखापट्टनम, पुदुचेरी, कोच्चि या मुंबई। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम। भारत और बांग्लादेश की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की अगर बात की जाए तो बोंगो सागर के अलावा यहाँ पे एक संप्रीति या संप्रीति भी एक्सरसाइज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है हम लोगों का, इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000, जल 2000, समुद्र 500 या बंगाल 1000। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य 6000। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 40वां। किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? पीवी सिंधु और साइना नेहवाल, पारुपल्ली कश्यप और साई प्रणीत, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, प्रियांशु राजावत और चेतन आनंद। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये 2-3 क्वेश्चन जो दिए गए हैं ये करंट के क्वेश्चन हैं, लेकिन लगभग पूछे गए क्वेश्चन इनसे मिलते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोगों को अपडेट करा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया है? ठीक है, चलिए हम ऑप्शन की तरफ। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, कैटफिश, डॉल्फिन मछली, घोल मछली या कतला मछली। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, घोल मछली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने अगले क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन नंबर 42। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? फाल्गुनी नायर, गीता गोपीनाथ, तुलसी गौड़ा या सुधा मूर्ति। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के बारे में कुछ लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बताना चाहेंगे कि इन्फोसिस के सह संस्थापक के नारायण मूर्ति जी की पत्नी है और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक की सासू माँ भी है, मदर इन लॉ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर है 43। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, शामली, अलीगढ़, आगरा और मथुरा। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शामली। वैसे तो एनसीआर में 8 जिले जो यूपी के शामिल हैं, तो कौन कौन से हैं? बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और लास्ट में शामली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है 44। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1948 में, 1950 में, 1952 में या 1945 में? तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए 1948 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करना है इसे। ठीक है, यहाँ पे संस्थान दिए गए हैं और उसका स्थापना वर्ष। ये ज़्यादातर यूपीपीएससी का भी और यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम। यहाँ पे दिया गया भातखंडे संगीत संस्थान, राज ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी और भारतेंदु नाट्य अकादमी। ये जो दिए गए हैं ये सभी सही दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। हमारा यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में बना था। राज ललित कला अकादमी की स्थापना भी 1962 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी 1963 में और भारतीय नाट्य अकादमी 1975 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यूपी स्पेशल का एक क्वेश्चन ये भी है, देखते हैं 46 क्वेश्चन। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितनी महाजनपद स्थित थी? 16 महाजनपद जानते ही आप लोग, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म में भी इसकी बात की गई है। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6, 7, 8 या 9। तो आप लोग याद रखिएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। 8 महाजनपद सिर्फ उत्तर प्रदेश यूपी में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से थे? काशी, पांचाल, वत्स, सूरसेन, कौशल, कुरु, मल्ल और चेदी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? क्वेश्चन आप लोग अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा। तो देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, सहरिया, बैगा, पहाड़िया या थारू। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 47 का थारू। थारू जनजाति के बारे में जान लेते हैं। ये तराई क्षेत्र के 5 जिले बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज में पाई जाती है, जो दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो इनके बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। देखते हैं ऑप्शन हमारा क्या सही होगा, आजमगढ़, चित्रकूट, कन्नौज या फर्रुखाबाद। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 48 का डी, फर्रुखाबाद। महादेवी वर्मा की अगर बात की जाए तो छायावादी युग की कवित्री थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे सांध्य गीत, यामा, मेरा परिवार, दीप शिखा, निर्जा, निहार आदि। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है गृह मंत्रालय या आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, द इंडियन पुलिस फाउंडेशन। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन जो होगा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, स्मार्ट बोर्ड ना होने का परेशानी हो रही है थोड़ा सा, आप लोग मैनेज करिएगा। जैसे स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा आप लोगों को समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 50वां आज का क्वेश्चन, इस सीरीज का 50वां है, हम लोगों का नहीं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है पहला, बोविली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है। दूसरा ऑप्शन, बोविली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग पढ़ चुके, तब देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या दिया गया है।
एक सही है, दो सही है। पहला ऑप्शन। एक सही है, दो गलत है। एक गलत है और दो सही है। एक गलत है और दो गलत है, यानी दोनों गलत है। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक भी सही है और दो भी सही है। बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहद खिंचाव वाला तंतु वाद्य यंत्र है, ये भी सही है। और बोबली वीणा को आमतौर पर एकड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे लकड़ी के टुकड़े से बनाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? आप लोग देख ही रहे हैं, क्यात, नायरा, रियाल या क्रोन। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्यात। म्यांमार की जो मुद्रा है वह क्यात है। तो म्यांमार के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो दक्षिण एशिया का ये देश है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनसे लगती है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए नायरा, रियाल और क्रोन के बारे में जानते हैं। नायरा जो है ये नाइजीरिया की मुद्रा है, रियाल ओमान और क्रोन नॉर्वे जो यूरोपियन कंट्री है उसकी मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा 52वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या कड़म मल्लेश्वरी। तो प्लेइंग टू विन किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, सानिया मिर्जा की। सॉरी दोस्तों, सानिया मिर्जा नहीं, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है। साइना मिर्जा की अगर बात करें तो सानिया मिर्जा की है एस अगेंस्ट ऑड्स है। ठीक है दोस्तों, प्लेइंग टू विन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है 53, पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? ठीक है दोस्तों, गोटीपुआ के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो गोटीपुआ उड़ीसा का एक राज्य, गोटीपुआ उड़ीसा का एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा 54वां क्वेश्चन 54, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं डलहौजी, गुलमर्ग, मनाली या उत्तरकाशी। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान, तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा गुलमर्ग, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, गुलमर्ग, टनमर्ग, ये सब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं पुर्तगाल, चीन, फ्रांस या डेनमार्क। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 56, 56वां क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस आर्थिक व्यवस्था में पूंजीगत वस्तुओं पर निजी व्यक्तियों या व्यापारियों का स्वामित्व होता है और माल सेवाओं का उत्पादन बाजार में आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है? तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था या साम्यवादी। हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ये विशेषता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 57वां क्वेश्चन 57, जीएसटी की अधिकतम दर कितनी है? जीएसटी की अधिकतम दर कितनी है? तो आप लोग जानते ही हैं अधिकतम दर इसकी 18, 20, 25 या 28। तो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा 28। ठीक है दोस्तों, इसकी 4 दरें निर्धारित की गई हैं।
5, 12, 18, लास्ट 28। सबसे कम 5 और सबसे ज़्यादा 28। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? आप लोग नाम से ही देख रहे होंगे। उत्तराखंड, त्रिपुरा, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा त्रिपुरा। नाम सही लग रहा है, तीनों तरफ से घिरा हुआ। बी, पूर्वोत्तर का एक राज्य है जिसके तीनों तरफ बांग्लादेश की सीमा लगती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हो जाएगा। $58 क्वेश्चन तक हो चुका है। हमारा अगला क्वेश्चन 59 है। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? अजंता, अरावली, सह्याद्री या सतपुड़ा? तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजंता, जो कि महाराष्ट्र में है। अरावली राजस्थान में, सतपुड़ा रेंज पाई जाती है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं? ठीक, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सुमात्रा, क्यूबा, जावा या मिंडानाओ। हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिंडानाओ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 61 क्वेश्चन हम लोगों का 61वां क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं है, इसे ध्यान से पढ़ना है, कभी कभी जो दिक्कत हो जाती है जल्दी जल्दी में। पिग्मी, कांगो बेसिन, अंगामी, नागालैंड भारत, इनू जापान, किर्गिज सूडान। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, हमारा यहाँ पे गलत पूछा है, तो हमारा गलत यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किर्गिज सूडान में नहीं बल्कि मध्य एशिया में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ, और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक छत्री तथा बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थकर बने? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, प्रथम, द्वितीय, 23वें या 24वें। तो अगर हम पार्श्वनाथ के बारे में बात करते हैं तो हमारे 23वें थे। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 23वां, ऑप्शन नंबर सी। तो प्रथम कौन थे? प्रथम थे ऋषभदेव, प्रथम थे, और अंतिम जानते हैं 24वें थे महावीर स्वामी। द्वितीय की बात की जाए तो द्वितीय थे अजितनाथ। कुल 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन होगा 63वां। आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो मोती मस्जिद अगर आगरा की बात की जाए तो शाहजहां ने बनवाया था। अगर दिल्ली की अगर देता है ऑप्शन यहाँ पे, तो वहाँ पे औरंगजेब सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
इसका सही ऑप्शन शाहजहां होगा। अगर दिल्ली के बारे में जामा मस्जिद की बात, मोती मस्जिद की बात की जाए तो उसे औरंगजेब ने ही बनवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 64वां क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सेंट्रल असेंबली बम ब्लास्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, काकोरी ट्रेन एक्शन या चौरी चौरा घटना। तो यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं, असहयोग आंदोलन 1922 में 4 फरवरी क्यों वापस ले लिया गया था? क्योंकि गोरखपुर के पास ही चौरी चौरा स्थान है, वहाँ पे भयानक घटना हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें पुलिस वालों और आम जनता के बीच मुठभेड़ में कई लोग मारे गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? ठीक है दोस्तों, लाल बाल पाल के बारे में सुने ही आप लोग कभी न कभी। जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास या लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ से ये तीनों लोग नहीं हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा लाला लाजपत राय। बाल की बात कीजिए तो बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 66वां क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे 22 भाग दिए गए हैं, उनमें से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? यहाँ पे देखेंगे हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा भाग 3 मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 1 की बात की जाए तो यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ठीक, नागरिकता से संबंधित है। और 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे दिया गया भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए 10, 17, 25 और 34। ठीक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 34। CGI को मिला के 34, 33 प्लस 1 है। पहले यह संख्या 30 प्लस 1 31 थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। हमारा 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या निर्वाचन आयोग। संविधानेतर संस्था के बारे में अगर बात की जाए तो वह संस्था जिसका कभी संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में जानते ही हैं आप लोग, जो 1 जनवरी 2015 को NDA गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। इससे पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था।
वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग, ये तीनों ही संस्थाएं थाओं का संविधान में उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 70वां क्वेश्चन, जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त सचिव, मुख्य कैबिनेट सचिव, भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वह केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 71वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? में ऑप्शन दिए गए हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 72वां क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 7.4, 10, 6.5, 5.8। तो मानव रक्त का पीएच मान एसिडिक तो हो नहीं सकता, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेविमीटर, एनीमोमीटर, रिक्टर स्केल या दाब सेंसर। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्टर स्केल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा 74वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित या बैक्टीरियल रोग है? कुष्ठ, इबोला, मलेरिया, जलांतक या रेबीज। जलांतक, रेबीज एक ही है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? जीवाणु के द्वारा। तो यहाँ पे लेप्रोसी या कुष्ठ जिसे कहते हैं वह बैक्टीरियल डिजीज है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कुष्ठ। इबोला ये वायरस के द्वारा होता है, रेबीज भी वायरस कुत्ते काटने के द्वारा, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाले रोग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? ऑप्शन दिए गए हैं, हाइड्रोजन, मीथेन, सीएनजी या एलपीजी। तो यहाँ पे बायोगैस का एक प्रमुख घटक होती है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन के साथ ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा मात्रा मीथेन की होती है 50 से लगभग 70%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की भी थोड़ी थोड़ी मात्रा पाई जाती है। तो यह हमारा आज का जीएस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही ये सीरीज आगे हम लोग जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है चलाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सबको इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।